वंदना गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी छात्रों को हृदयपूर्वक जय श्री स्वामीनारायण। आज जो मैं बात करूंगा वो बात कदाचित आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस बात से हो सकता है आपके कई प्रश्नों का समाधान भी हो जाए और हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उपस्थित भी हो जाए। एक ऐसे विषय को लेकर मैं बात करना चाहूंगा जिसके लिए आप सब मेहनत और पुरुषार्थ कर रहे हैं, सक्सेस, सफलता। लेकिन बाहर जिस प्रकार से सफलता की बातें होती है उस प्रकार से नहीं करना चाहता। I will go with success, happiness and Indian knowledge system। हमारी भारतीय जो शास्त्रों की परंपरा है, हमारी भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, उसके आधार पर हम सफलता के ऊपर थोड़ा विमर्श करेंगे। वो पीपीटी चलाएगा कंप्यूटर। तो इस विषय पर हम बात करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग सक्सेस बट फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। आध्यात्मिक दृष्टि से हम सफलता को समझने वाले हैं। आप एक कंपटीशन की कल्पना कीजिए। एक ऐसी कंपटीशन है, एक ऐसी कंपटीशन जिसमें ये 4 कंटेस्टेंट्स हैं। एक है मछली, दूसरा है बंदर, तीसरा है चीता, चौथा है गधा। अब इन चारों के लिए कंपटीशन के अनुसार विनर बदल जाएगा, राइट? तो कोई एक ही डेफिनेशन रखी जाए सक्सेस की कि दौड़ने की कंपटीशन है, हु विल बी सक्सेसफुल? चीता, ऑब्वियसली। तैरने की कंपटीशन है, हु विल बी सक्सेसफुल? मछली। पेड़ पर चढ़ने की कंपटीशन है, बंदर। और वजन उठाकर चलने की कंपटीशन है, गधा। अब हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, व्हाट इज हैपनिंग? वी ऑल हैव डिफरेंट एबिलिटीज बट द कंपटीशन फॉर एवरीवन इज द सेम। दैट इज द प्रॉब्लम। तो फिर सक्सेस की डेफिनेशन भी सब्जेक्टिव होनी चाहिए ना। हर एक के लिए सक्सेस अलग अलग वस्तु है, क्योंकि हर एक का बैकग्राउंड अलग है, हर एक की प्रतिभा अलग है, हर एक की एबिलिटीज अलग है, और सक्सेस का जो मापदंड है वो सभी के लिए एक। दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए डिप्रेशन, इसलिए फ्रस्ट्रेशन, इसलिए टेंशन। तो इस पूरे सेशन के दौरान हम कुछ ना कुछ मैसेजेस साथ में लेकर के चलेंगे। ये जो मैंने सिनेरियो दिया उसका एक मैसेज है, सक्सेस कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन, कंपीट विथ योरसेल्फ नॉट अदर्स। क्योंकि हर एक अलग है, हर एक अलग है। आप दूसरे बच्चे के साथ कभी कंपटीशन कर ही नहीं सकते। यू डोंट नो कि उसको कैसे संस्कार मिले हैं, कैसा परिवार मिला है, बचपन से उसका जीवन कैसा रहा है। वो नेचुरली मेहनती है, वो नेचुरली चीजों को आसानी से याद कर सकता है। एंड यू डू नॉट हैव दैट कैपेसिटी। व्हाई? विल सी द रीजन। लेकिन यू डू नॉट हैव राइट टू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स एंड बी अनहैप्पी। कभी भी अपने आप को दूसरे व्यक्ति के साथ आप तुलना करके दुखी मत होइएगा कि ये कम पढ़ता है फिर भी पहला नंबर आ जाता है, ये पूरा सेमेस्टर घूमते रहता है, एग्जाम के 2 दिन पहले पुस्तक पकड़ता है फिर भी 80%, मैं पूरा सेमेस्टर पुस्तक में घुसा पड़ा रहता हूं लेकिन फिर भी 70 आते हैं। व्हाई इज गॉड सो अनजस्ट टू मी? नेवर थिंक लाइक दिस। नो, यू डू नॉट हैव राइट। क्योंकि हम सब अलग हैं। तो कंपटीशन करना है, अपने आप से करो। आप जहां पर है वहां से आगे बढ़ो। इस बार 70 लाए, अगली बार 75 लाएंगे, इस बार 75 आए, अब 80 तक पहुंचेंगे। मैं अपने आप से ही कंपटीशन कर सकता हूं, किसी और के साथ कंपटीशन करने का मेरा कोई अधिकार नहीं। ये पहला संदेश हमें सीखना है। लेकिन अपने आप से कंपटीशन करें। लेकिन
अब एक सवाल होगा कि स्वामी जी आपने कहा हर एक व्यक्ति अलग अलग है, हर एक की अलग अलग एबिलिटीज है, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्यों भगवान ऐसा करते हैं? क्यों हमको अलग अलग बनाया? एक व्यक्ति किसी गरीब परिवार में जन्म लेता है, एक व्यक्ति किसी अमीर परिवार में जन्म लेता है। अब आप सोचिए, जिसका गरीब परिवार में जन्म हुआ, नेचुरली उसको अच्छी स्कूल नहीं मिलेगी, उसको अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे, उसको पुस्तकें नहीं मिलेगी, उसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, उसको सुविधाएं नहीं मिलेगी। इवन इफ ही वांट टू स्टडी, he won't be able to study, क्योंकि वातावरण ही नहीं है। और दूसरा आदमी करोड़पति के वहां जन्मा है, अच्छे से अच्छी स्कूल, अच्छे से अच्छे शिक्षक, अच्छा सा अच्छा वातावरण, सारी सुविधाएं, स्टडी डेस्क है उसके लिए, और उस आदमी को स्ट्रीट के नीचे पढ़ना पड़ता है यदि पढ़ने की इच्छा हो। Why are so many differences in the world? कोई जन्म के साथ ही अंधा जन्म लेता है, आंखें ही नहीं है। कोई एक बार पढ़ता है, तुरंत उसको सब कुछ याद रह जाता है। कोई बेचारा पढ़ पढ़ के पुस्तकें फाड़ देता है, पढ़ पढ़ के, हम तो वैसे भी फाड़ देते हैं कई बार, फिर भी उसको याद ही नहीं रहता। कोई बहुत ही सुंदर दिखता है, कोई बहुत ही बदसूरत दिखता है, किसी के पास टैलेंट का खजाना है, वो डांस करता है, लोग देखते रह जाते हैं, वो गाता है, लोग सुनते रह जाते हैं। किसी के पास एक भी टैलेंट नहीं है। इतने सारे डिफरेंसेस क्यों है दुनिया में, ये पहले समझना होगा। और इसका जवाब कहां पर आएगा? यहां पर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव आता है। हियर कम्स द इंडियन नॉलेज सिस्टम। शुरुआत होती है हमारे परिचय से। यदि आपसे पूछा जाए कि आपका परिचय क्या है, आप कहेंगे मैं स्टूडेंट हूं, मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं इस ब्रांच में पढ़ता हूँ। दैट इज हाउ यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बट वो जो परिचय आप देते हैं वो आपके शरीर का परिचय है। हम वास्तव में कौन है? वास्तव में हम आत्मा है। हम आत्मा है। और आत्मा के विषय में कहा कृष्ण भगवान ने गीता में, अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजह, उसका कभी जन्म नहीं हुआ। जन्म शरीर का हुआ, इस शरीर में हम आ गए, हमारा जन्म नहीं हुआ। अजो नित्यः, उसका नाश भी नहीं है, वो शाश्वत है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। एंड दैट इज व्हाट हु वी आर। हम आत्मा है, इस शरीर में एक मेहमान के रूप में आए हैं, और हमारे जन्म जन्म होते रहते हैं। कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी, कभी राजा, कभी रंग, कभी मैनेजर, कभी एक्टर, कभी ट्रैक्टर, कभी फैक्टर, कुछ भी। बहुत सारे जन्म लेकर हम बैठे हैं ना। सबसे पहले, these are not mere stories to convince ourselves. This is hard truth. This is the fact. सबसे पहले हमें यह स्वीकारना है कि ये जो बातें हैं जन्म जन्म की, पुनर्जन्म की, हम सच में आत्मा है, हमारा मूल स्वरूप आत्मा है, पहले ये बात सर्वथा सत्य है, ये मानना जरूरी है। और भगवान की दया ये हुई है कि इसके एविडेंस मिलते हैं कि हमारे पुनर्जन्म होते हैं। भगवान तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि भगवान अनुभव का विषय है। जो आदमी अनुभव करता है वो दूसरों को कहता है कि भगवान ऐसे है, और दूसरों को उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है। ये पूरा अध्यात्म फील्ड विश्वास का क्षेत्र है। लेकिन पुनर्जन्म ऐसा विषय है जिसके एविडेंस मिलते हैं। बहुत सारे किस्से आज भी बन रहे हैं जिसमें किसी बच्चे को अपना पूर्व जन्म याद है। मैं ऐसे कुछ किस्से शेयर करूंगा। तो आगरा के नजदीक 13 किलोमीटर दूर आगरा से एक बाद नाम का गांव है। वहां पर एक बच्चे का जन्म हुआ। माता पिता ने उसका प्यार से नाम रखा तोरण सिंह, लेकिन लोग उसे टीटू बुलाते थे। तो टीटू बड़ा प्यारा बच्चा था। 2-2.5 साल का हुआ। 2-2.5 साल पर व्यक्ति बोलने का आरंभ करता है, और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, वो बोलने लगा, मैं यहाँ का हूं ही नहीं, और आप लोग मुझे टीटू क्यों बुलाते हो? मेरा नाम तो सुरेश वर्मा है, मैं आगरा में रहता हूं। आगरा में मेरी रेडियो और टीवी की दुकान है जिसका नाम है सुरेश रेडियोस।
वहां पर सहजगंज में मेरा बंगला है, मेरी धर्मपत्नी है उमा वर्मा, और मेरे 2 बच्चे हैं रोनू और सोनू। अरे तू अभी बच्चा है, तेरे कैसे बच्चे आ गए? लेकिन वो अपने पूर्व जन्म की बात कर रहा था और बार बार यही रिपीट करता था कि मैं आगरा का हूं, मेरा नाम सुरेश वर्मा है, सुरेश रेडियोज नाम की मेरी दुकान है, सहजगंज में मेरा बंगला है, मेरी धर्मपत्नी उमा है, मेरे माँ बाप वहां पर है, मेरे 2 बच्चे हैं रोनू और सोनू, मुझे मेरे घर पर ले चलो। एक बार तो बोरिया बिस्तरा बांध कर वो बच्चा सड़क पर निकल गया कि मुझे आगरा जाना है, मेरे घर जाना है, मुझे उमा के पास जाना है। अब यहीं पर आप सोचिए, दिस इज स्ट्रेंज। आपके घर परिवार में कहीं पर 3 साल का बच्चा हो, उससे पूछिएगा कि बेटा हम जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर का नाम क्या है, उसको नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। उसको कहना कि बेटा हमारे मोहल्ले का नाम क्या है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं या फिर जिस अपार्टमेंट में हम रहते हैं, इस फ्लैट का नाम क्या है, उसको नहीं पता होगा। बच्चे को, 3 साल के बच्चे को क्या पता होता है? ये 3 साल का बच्चा आगरा का नाम ले रहा है, सहजगंज एक सोसाइटी का नाम ले रहा है, एक व्यक्ति का नाम ले रहा है उमा वर्मा जो मेरी धर्मपत्नी है, 2 बच्चों का नाम ले रहा है, ये सब उसे पता है। सुरेश रेडियोज नाम की दुकान है, वो भी पता है। सभी को अचरज हुआ और बार बार यही रिपीटेशन। उसकी माता रसोई बना रही होती है, गांव में जन्म हुआ था, साधारण सा परिवार था। माता रसोई बनाती हो तो ये बच्चा बोलता था कि मम्मी तू ये फटी पुरानी साड़ियां क्यों पहनती है? मेरी धर्मपत्नी उमा वो तो नई नवेली साड़ियां पहनती थी, कड़क साड़ियां पहनती थी एकदम। तो बार बार उसका पुनर्जन्म, उसी का स्मरण वो कर रहा है। एक बार हुआ यूं कि ये टीटू का बड़ा भाई था अशोक करके, अशोक ने सोचा कि आगरा गया था वैसे भी वो शॉपिंग करने के लिए, कि चलो ना, टीटू कई दिनों से बोल रहा है कि मैं आगरा का हूँ, मेरी रेडियो टीवी की दुकान है जिसका नाम है सुरेश रेडियो, मेरा नाम सुरेश वर्मा है, चलो मैं आया ही हूँ शॉपिंग करने के लिए, देख लो कहीं दुकान मिल जाए शायद सुरेश रेडियोज नाम की। और अशोक ये दुकान ढूंढने के लिए गया और उसको ये बोर्ड दिखाई दिया, सुरेश रेडियोज वाला। हाँ, ये उसी समय का ओरिजिनल फोटोग्राफ है, सुरेश रेडियोज। और 1983 का यह प्रसंग है। 1983 में जो ब्रांड्स थी रेडियो और टीवी की, नीचे देखिए, बुश, मर्फी, वेस्टर्न, कॉस्मिक, ये बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं सभी को पता है, ये पुरानी ब्रांड्स हैं टीवी और रेडियोज की। तो सुरेश रेडियोज नाम की दुकान तो मिल गई। अशोक को धीरे धीरे विश्वास आने लगा कि देयर इज समथिंग ट्रूथफुल इन व्हाट टीटू इज सेइंग। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, वो अंदर गया। एक 35-40 साल की महिला उस दुकान का संचालन कर रही थी। उससे जाकर पूछा अशोक ने, अनजान बनकर पूछा कि मैडम ये सुरेश रेडियोज जो बाहर बोर्ड लगा है, इस सुरेश जी कहाँ मिलेंगे? उस महिला ने कहा कि सुरेश जी तो 3 साल पहले उनकी देहांत हो गई। अच्छा, तो आप कौन हैं? मैं उसकी धर्मपत्नी, मेरा नाम उमा वर्मा है। अब 2 चीजें मैच हो गई, दुकान का नाम और जिस धर्मपत्नी को याद कर रहा है उमा वर्मा साक्षात विराजमान है वहां पर। उमा ने पूछा कि लेकिन आप कौन है और आप ये सारी बातें मुझे क्यों पूछ रहे हैं? उसने कहा आपके जो वो है ना, वो मेरे यहाँ प्रकट हुए हैं हमारे घर में, आपको याद कर रहे हैं। कौन? आपके पतिदेव, उनका पुनर्जन्म हुआ है हमारे घर में। टीटू नाम रखा है लेकिन वो कह रहा है मेरा नाम सुरेश वर्मा है, आप सभी को तो रोज याद करता है। अब ये बात जानने के बाद उमा शांति से कैसे बैठ सकती है? तो वो घर गई, अपने सास ससुर से बात की कि आज दुकान पर एक भाई आए थे और कहा कि सुरेश का पुनर्जन्म हुआ है। यहाँ पर बात गांव में 13 किलोमीटर दूर उनकी घर की गाड़ी थी मारुति 800। दूसरे ही दिन वे लोग निकल गए और मारुति लेकर गए बात गांव में टीटू के घर में। जैसे ही एंटर हुए और टीटू ने देखा अपने पिछले जन्म के माँ बाप आए हैं, लड़का सीधा दौड़कर अपने पिताजी के पैरों पर लिपट गया। Now this doesn't happen. एक 3 साल का लड़का किसी अजनबी आदमी के पैर पर लिपट जाए पापा पापा कह के, that doesn't happen. घर में जब अजनबी लोग आते हैं तब 3 साल के बच्चे छुप जाते हैं माता के पल्लू में, शर्म आती है, भय लगता है। ये तो लिपट गया और बातें करने लगा जैसे वर्षों से जानता हो। 5 मिनट वार्तालाप हुआ, उसके माँ बाप ने स्वीकार कर लिया कि ये हमारा सुरेश ही है, इसको सब कुछ पता है।
तो माँ बाप ने तो स्वीकार कर लिया। फिर वो आगे दौड़ा, बाहर निकला घर के बाहर, और ऐसा बोलकर दौड़ा कि मेरी फियाट लेकर आए आप, मेरी फियाट लेकर आए, मुझे फियाट में बैठना है। सब सोचे कौन सी गाड़ी लेकर आए थे वे? मारुति 800। तो फियाट क्यों बोल रहा है? उस समय भी सभी को अचरज, क्योंकि उनके यहाँ फियाट गाड़ी थी। सुरेश फियाट ही चलाता था, लेकिन सुरेश की मौत फियाट में हुई थी, इसलिए उन्होंने सुरेश वो गाड़ी बेच दी थी और मारुति 800 ली थी। लेकिन सभी को अचरज कि इसको कैसे पता हमारे यहाँ फियाट गाड़ी थी और सुरेश फियाट चलाता था। अब ये सारा मामला तो धीरे धीरे आगे चला, लेकिन उमा अभी कन्विंस नहीं हो रही थी। शी वॉज सो कॉल्ड रैशनल। आई वॉन्ट बिलीव, मैं नहीं मानूंगी। इस बच्चे को किसी ने सिखा दिया हो कि ऐसा ऐसा बोलना है। और वे लोग सुपर रिच पीपल, उस समय में किसी के पास यदि मारुति 800 है तो समझना कि बहुत ही समृद्ध परिवार है। तो उसको यह भी शंका हुई कि ये साधारण लोग हैं, शायद हमारी संपत्ति पर उसकी नजर हो। तो उमा मानने को तैयार नहीं थी। उमा ने कहा कि कोई कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं कन्विंस हो जाऊं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। देखिए वार्तालाप किन के बीच में हो रहा है। एक है 35-40 साल की महिला, दूसरा है 3 साल का टीटू, इसका पति देव है। टीटू शर्मा रहा है बात करते करते, पूर्व जन्म की पत्नी है ना, तो उसके मन में तो वो अपनी पत्नी ही है। उमा ने पूछा, मैं नहीं मानती। टीटू ने कहा, देखो याद करो, हम एक बार मेले में गए थे और मेले में तुमने जलेबी खाने की जिद पकड़ी थी और मैंने तुमको जलेबी लाकर दी थी। हम दोनों ने हमारी फियाट गाड़ी के बॉनेट पर बैठकर साथ में जलेबी खाई थी, याद है तुम्हें? उमा ने कहा, याद है और ये सच्ची बात है। तो अब तो उमा ने भी मान लिया। फिर ये किस्सा उस समय अखबार में बहुत ही फेमस हुआ, बहुत सारे लोग इसका इंटरव्यू लेने आए, विदेश से भी कई लोगों ने इसके ऊपर केस स्टडी किया। और बीबीसी वालों ने तो सोचा कि चलो टीटू को लेकर जाते हैं आगरा। अब वो वहां का है, उसको तो सारे रास्ते भी पता होने चाहिए। तो उन लोगों ने टीटू को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठाकर ले गए आगरा। ये बच्चा मैंने इसलिए रखा है, दिस इज एन AI जनरेटेड इमेज, लेकिन हमें पता चले थोड़ा कि ये छोटा बच्चा है और बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। तो इतना छोटा बच्चा आगरा में जाकर सड़के, उसको पता है, वो दिखा रहा है, यहां पर ले लो, यहां पर ले लो। इन लोगों ने सोचा कि इनकी जो दुकान है, उस दुकान के पास से हम फुल स्पीड में गाड़ी पास कर देंगे। यदि सच में उसको दुकान पता है तो वो गाड़ी रुकवाएगा। जैसे ही गाड़ी ने दुकान को पास किया फुल स्पीड में, टीटू बोला, अरे कहां जा रहे हो भाई, मेरी दुकान तो पीछे रही, यूटर्न मारा। दुकान के अंदर गए, टीटू कूद कर बाहर निकला, दुकान के अंदर सीधा दौड़कर चला गया, मेरी दुकान। और उस समय टीटू 6 साल का था। दुकान के अंदर नजर डाली। अब 6 साल के बाद वो अपनी दुकान देख रहा है। इट्स बीन 6 years। और 6 वर्षों में दुकान में परिवर्तन होते रहते हैं, फर्नीचर बदलता है, सेटिंग्स बदलते हैं, चीजें बदलती है। उस 6 साल में जो भी चेंजेस हुए थे दुकान में, वो सब वो बोलने लगा। उमा से कहने लगा, उमा ये टीवी नया लगवाया ना, ये पंखा यहाँ पर नहीं था, ये टेबल नया है। और उमा वहां पर उपस्थित थी, उसने सारी चीजों में सम्मति दी कि ये सारी बात सच है, इतने चेंजेस हमने दुकान में किए हैं। वो भी सच था। अभी रोनू और सोनू मिले नहीं थे, उसके 2 बच्चे पिछले जन्म के। तो बीबीसी वालों ने क्या किया, गली में खेलते हुए 10, 12, 15 बच्चे को इकट्ठा किया, सबको लाइन से बिठा दिया और उसमें बीच में रोनू और सोनू दोनों को बिठा दिया। और फिर टीटू को बुलाया और इन 15-20 बच्चों में से तुम बताओ रोनू कौन है और सोनू कौन है, पिन पॉइंट एग्जैक्ट बताना। अब दिस इज इम्पॉसिबल। आप में से कौन सुरेश है, कौन महेश है, कौन अनिल है, कौन अजय है, मुझे क्या मालूम? क्या है आप? अजय, अनिल, महेश? मुझे क्या मालूम? टीटू आया, विद इन अ सिंगल ग्लांस, एक ही नजर डाली और कहा, ये रोनू है और ये सोनू है और ये दोनों मेरे बच्चे हैं। वो सच था।
वो भी सच था। फिर उसको पूछा गया कि बेटा ये बताओ तुम मरे कैसे, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? उसने कहा रात को, शाम को मेरी दुकान बंद करके, रोज का मेरा जैसा क्रम था वैसे मैं अपनी फियाट गाड़ी लेकर घर पर पहुंचा। फियाट गाड़ी घर पर जैसे ही जाती थी मैं वहां पर हॉर्न बजाता था ताकि उमा आए, दरवाजा खोले और मैं गाड़ी अंदर ले लूं मेरे बंगले के अंदर। तो ये मेरा नित्य क्रम था। मैं घर पर पहुंचा, लेकिन उसी समय दो मेरे जान पहचान वाले बंदे सामने से आ रहे थे और उनमें से एक के हाथ में रिवॉल्वर थी। मेरे कांच के पास आया, कांच खोला था, उस समय ऐसी गाड़ियां नहीं थी। यहां पर रिवॉल्वर दागी, गोली चलाई और मेरी मृत्यु हो गई। बस इतना मुझे याद है, उसके बाद कुछ याद नहीं। लेकिन उन दोनों को मैं पहचानता था। जिसने मुझे गोली मारी उसका नाम बलवीर था और उसने गोली मारते समय कैसी शर्ट पहनी थी वो भी टीटू ने बताया। इन लोगों ने मेडिकल रिपोर्ट्स देखे, पोस्टमार्टम, सब कुछ, पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था वो सब जांच किया। पता चला बलबीर ने ही मारा था और बलबीर 8 साल की जेल काट रहा था इस गुनाह की वजह से। वो भी सच था। अब ये तो एक किस्सा हुआ, ऐसे कितने किस्से रोज बनते हैं पता है? हजारों। अब एक विशेषता यह थी कि कुछ कुछ किस्सों में पिछले जन्म में कहीं पर हुआ है, गोली लगी है, जख्म हुआ है, इस जन्म में उसके निशान शरीर पर दिखते हैं। इन लोगों ने जांच की कि टीटू को कोई निशान है। गोली जहां पर लगी थी उसके बाल हटाए गए, उस एरिया में बाल आ ही नहीं रहे थे और वहां पर सफेद रंग का निशान था। ये क्यों हो रहा है ये भी हम समझेंगे। लेकिन पहला मुद्दा पुनर्जन्म सत्य है। और ऐसे कितने प्रसंग हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर इयान स्टीवनसन। इस आदमी ने अपना पूरा जीवन एक ही विषय पर रिसर्च करने में गुजार दिया, पुनर्जन्म। पता नहीं भारत में यह कब होगा, लेकिन एक विदेशी आदमी ने 3000 किस्से ढूंढ निकाले जिसमें किसी व्यक्ति को, किसी बालक को अपना पूर्व जन्म याद है। और 3000 केस स्टडीज के बाद इयान स्टीवनसन ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। आप यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की वेबसाइट पर जाइए और सर्च कीजिएगा द साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन। देयर इज अ होल पेज ऑन दिस टॉपिक और टाइटल ये दिया है द साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन। पुनर्जन्म को एक विज्ञान के रूप में उन लोगों ने स्वीकार कर लिया है। और फिर पुस्तकें लिखी है। एक पुस्तक उन्होंने लिखी है चिल्ड्रन हु रिमेंबर प्रीवियस लाइव्स, ऐसे बच्चों की कहानी जिनको अपना पिछला जन्म याद है। दूसरी पुस्तक उन्होंने लिखी है अनलर्न लैंग्वेज। बच्चा ऐसी भाषा बोल रहा है जो वो कभी सीखा ही नहीं है। और ऐसा नहीं ये पूर्व समय में बन गए किससे, आज भी हो रहे हैं। सूरत में एक बच्ची है, 4 साल की बच्ची है। उसने जब से बोलना शुरू किया, 2.5 साल में उसने बोलना शुरू किया। जब से बोलना शुरू किया, शी इज स्पीकिंग इन फ्लुएंट अमेरिकन इंग्लिश। फ्लुएंट इंग्लिश में बोल रही है। अब परिवार में किसी को अंग्रेजी आती नहीं है। उसके माता पिता गुजराती भाषा में पढ़े हैं, 8 और 9 कक्षा तक पढ़े हैं, घर में गुजराती बोली जाती है, या फिर टीवी देखा जाता है तो हिंदी या गुजराती में देखा जाता है। यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं तो गुजराती हिंदी में देखते हैं। इस बच्ची को इंग्लिश का कोई एक्सपोजर ही नहीं है, नॉट एट ऑल। इसने कभी ना कुछ अंग्रेजी सुना है, ना कहीं पर पढ़ा है, कुछ नहीं। लेकिन जब से बोल रही है अमेरिकन इंग्लिश। और अमेरिकन इंग्लिश, हम लोगों का इंग्लिश थोड़ा, हमारा इंडियन इंग्लिश, आर यू गोइंग, आई एम ऑल्सो कमिंग। अमेरिकन एक्सेंट के साथ इंग्लिश बोल रही है। एक बार तो बच्चे ने जिद पकड़ी, मम्मी मम्मी आई वांट एप्पल पाई। एप्पल पाई क्या है? आप में से किनको पता है एप्पल पाई क्या है? नो। एप्पल पाई क्या है? मम्मी भी, अब मम्मी तो बेचारी गुजराती, उसको ना एप्पल पता है ना पाई पता है। तो गूगल में सर्च किया है क्या एप्पल पाई, पता चला एक केक जैसी खाने की आइटम है जो अमेरिकन लोग डिजर्ट में लेते हैं, खाने का बाद का खाना। तो फिर उसकी रेसिपी ढूंढी यूट्यूब पर,
बनाया एप्पल पाई और माता जी को नैवेद्य किया, तब जाकर के आशीर्वाद मिले। अनलर्न लैंग्वेज। हमारे राजस्थान का एक प्रसंग है, बीकानेर की एक बच्ची, वे लोग अभी बेंगलोर में रह रहे हैं, लेकिन वो भी जब से बोलना शुरू किया फ्लुएंट अमेरिकन इंग्लिश, और वो तो वहां तक कहती है कि मैं कैलिफोर्निया की हूँ, कैलिफोर्निया में मैं योगा टीचर के रूप में काम करती थी, मुझे भारत बहुत पसंद था, कदाचित उसके लिए दूसरा जन्म भारत में हो, तो मैं योगा टीचर के रूप में वहां पर काम करती थी और मैंने ऊंट भी पाल रखा था। बीकानेर की बच्ची। ये पूरा विषय है अनलर्न लैंग्वेज, और कितने किस्से होंगे कि ये पूरा पुस्तक इस विषय के ऊपर है। तीसरा एक पुस्तक उन्होंने लिखा है, वेयर रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी इंटरसेक्ट, जहां पर पुनर्जन्म और शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान दोनों इंटरसेक्ट होते हैं। तो जैसे हमने देखा टीटू के केस में, गोली लगी थी पिछले जन्म में, निशान है इस जन्म में। किसी को तलवार लगी है पिछले जन्म में और निशान है इस जन्म में। किसी को जला दिया गया है पिछले जन्म में और आधा शरीर काला है बिना किसी कारण इस जन्म में। इसका अर्थ यह नहीं कि जिसके भी शरीर पर काले दाग हो वे साले जले हुए ऐसा नहीं बोलना चाहिए ये जला हुआ। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस, लेकिन ये बहुत सारे किस्सों में देखने को मिला। अब ऑलरेडी आपके मन में जो शंकाएं उत्पन्न ऑलरेडी जो हो गई होगी, उसके भी मैं जवाब देते जाता हूं साथ में, कि यदि पुनर्जन्म सत्य है और इन लोगों को याद है, हमें क्यों याद नहीं? हमें भी याद होना चाहिए, भी तो सही है ना? किसको याद रहता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में ये किन किन को याद होता है? जिसका मृत्यु, जिसकी मृत्यु बहुत ही पीड़ादायक हो, या फिर जिसकी मृत्यु किसी ने खून करके, किसी ने हत्या करके कर दी हो, या किसी का एक्सीडेंट हो गया हो। ऐसे केसेस में जिसकी मौत हुई है, उन्हीं लोगों को अपना पूर्व जन्म याद रहता है, क्योंकि मौत के समय उसके ब्रेन पर इंटेंस प्रेशर था, इसलिए वो इंप्रेशन इतनी डीप होती है कि अगले जन्म में भी वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ऐसे ही बच्चों को याद होता है, हमें याद नहीं। समझना है हम बहुत ही आराम से 90 साल की उम्र में मरे थे, इसलिए नहीं याद, प्रेम से मरे थे। और ये आशीर्वाद है या शाप है? किसी को यदि पूर्व जन्म याद है, ये आशीर्वाद है या अभिशाप है? ये कंफ्यूजन है भाई। क्योंकि टीटू के केस में क्या हुआ, उसको उमा याद आएगी, उमा उमा उमा। अब उमा उसको स्वीकार करेगी कि हे पतिदेव क्या आज्ञा है। क्या करेगी उमा? गोद में उठाकर घूमेगी, उससे तो 2 बड़े बच्चे हैं उमा के। तो ऐसे केसेस में होता है, वो अपने पूर्व जन्म को भूल नहीं सकता, वो अपने वर्तमान माता पिता को स्वीकार नहीं सकता। बचपन में ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे वो सीख जाता है, लेकिन शुरू का जो समय होता है वो अडेप्ट करता है, चीजें सीखता है, तब उसको थोड़ी मुश्किल पड़ती है। तो जो भी है परमात्मा की रचना है। अब विज्ञान के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज आकर खड़ी हो गई, बिकॉज साइंस इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस। साइंस इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस। विज्ञान क्या मानता है कि मेमोरी कहां पर है? ब्रेन में। मैं ये प्रश्न पूछता हूं कि ये ट्रांसफर कैसे हुई मेमोरी? पिछले जन्म की याददाश्त, उमा, टीटू, रोनू, सोनू, सुरेश, रेडियोस, ये सारी मेमोरी कैसे ट्रांसफर हुई? कौन सी पेन ड्राइव, कौन सी फ्लैश ड्राइव लेकर आया वो? सब कुछ उसे याद है, तो कैसे ट्रांसफर होता है ये? साइंस डजंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन। विज्ञान के पास कोई समझाने का जरिया नहीं है। लेकिन सी द इंडियन नॉलेज सिस्टम, हमारे शास्त्रों ने क्या कहा है, एंड यू शुड बी प्राउड आफ्टर नोइंग दिस, कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखा है शास्त्र में, दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। दिस कैन बी द बिगेस्ट इन्वेंशन एंड द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर ऋषि मुनीस। हमारे यहाँ 3 शरीरों की विभावना है। अब आप मेडिकल फील्ड वाले बहुत सारे बैठे हैं, 3 बॉडी प्रॉब्लम, 3 शरीर है। हमारी आत्मा के ऊपर 3 शरीर है। एक है स्थूल शरीर, पहला स्थूल शरीर जो बाहर से दिखाई देगा, ये जो ढांचा है पंचमहाभूत का, वो स्थूल शरीर है। फिर है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 10 इंद्रियां। और तीसरा है कारण शरीर, हमारा स्वभाव, वासना, हमारे पूर्व कर्म के जो संस्कार है वो सब वहां पर स्टोर होते पड़े हैं।
तो हमें जो इच्छाएं होती है ना, देखने की, खाने की, पीने की, दैट इज बिकॉज ऑफ कारण शरीर। अब आई वांट टू फोकस नाउ, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। ये सिद्धांत तो समझ में आ गया? लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। हमारे वर्तमान जीवन पर ये 3 प्रकार के कर्म हैं। क्रियमान, जो हम अभी कर रहे हैं, संचित, जो स्टॉक पड़ा है हमारा, प्रारब्ध, कर्मों के अनुसार जो हमें अभी मिला है वो। इन 3 में से हमारे वर्तमान जीवन के ऊपर किन कर्मों का प्रभाव है? उत्तर आ गया था नीचे, अब बताइए। करंट जो सिनारियो है हमारे जीवन का, उसके ऊपर इन 3 में से किन किन का प्रभाव है? वैसे तो तीनों का प्रभाव है, लेकिन मुख्यतया क्रियमान और प्रारब्ध दोनों मिलकर आते हैं, दोनों मिलकर आते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन भी समझना है। ये कॉम्बिनेशन क्यों समझना है? जैसे आपके प्रारब्ध में 90% लिखे हैं, कितने? 90% आपके प्रारब्ध में लिखे हैं, लेकिन आपने क्रियमान ऐसा किया कि बस आप घूमे फिरे, मौज किया, पढ़ा ही नहीं, एग्जाम भी नहीं दी, तो 90 कैसे आएंगे भैया? प्रारब्ध में लिखे हैं, लेकिन आपने क्रियमान ही नहीं किया, तो प्रारब्ध कोई काम नहीं करने वाला। और आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आपके प्रारब्ध में 40% ही लिखे हैं, तो भी नहीं काम होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है? देखिए, प्रारब्ध में 60% लिखे आपके, आप प्रारब्ध से दुगनी तिगुनी मेहनत करोगे तो 60 के 70-80 भी हो सकते हैं। और आपके प्रारब्ध में 90 है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, भाई कुछ नहीं करेगा, भाई बहुत ही भाग्यवान है, तो भाई को 60 आकर खड़े रह जाएंगे, भले ही आपके नसीब में 90 लिखे। दिस इज हैपनिंग। तो हमारे वर्तमान जीवन पर प्रारब्ध का भी असर है और हमारे वर्तमान क्रियाएं, हमारे क्रियमान का भी असर है। व्हाट इज द टेक अवे मैसेज? ये सारी बातें क्यों? ये सारी बातें इसलिए कि 100% नसीब के ऊपर आधार मत रखो और 100% मेहनत के ऊपर भी आधार मत रखो। मैंने मेहनत की है, 90 तो आएंगे ही आएंगे, ना भी आए पॉसिबल है। मैंने टीचर से पूछा था कि 2 पेपर आप चेक करो, गुजराती या सोशल स्टडीज के वर्णनात्मक उत्तर जिसमें लिखने होते हैं, 2 पेपर्स आप चेक करो, दोनों में वर्ड टू वर्ड एक समान उत्तर लिखे हुए हैं और वे दोनों पेपर आप ही चेक करते हैं। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि दोनों में एक समान मार्क्स आप दोगे? टीचर्स बैठा है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? हम मार्क्स देते हैं, एक इंस्टिंक्ट होती है अंदर, उत्तर देख के लगता है कि हाँ इसको 5 देने चाहिए, इसको 6 देने चाहिए, अलग अलग आएंगे। नाउ दोनों बच्चे डिजर्व करते हैं सेम मार्क्स, उत्तर तो एक समान ही लिखा है, तो सेम मार्क्स होने चाहिए। लेकिन टीचर को कोई प्रेरणा कर रहा है कि इसको 5 दो, इसको 7 दो, उसको 1 मार्क अधिक मिलेगा किसी बच्चे को, केवल एक टीचर की इंस्टिंक्ट की वजह से। उस 1 मार्क की कीमत क्या है? 1 मार्क की वजह से किसी को मेडिसिन में एडमिशन नहीं मिला और पेमेंट पर लेना पड़ा, 1 करोड़ पेमेंट है। 1 मार्क 1 करोड़ का हुआ, जो उसको मिलना ही चाहिए क्योंकि दूसरे बच्चे को मिला है। तो किसने उस शिक्षक के अंदर प्रवेश करके वो 1 मार्क काट दिया? जैसी करनी वो आएगा, वो आएगा। यदि हमारा प्रारब्ध नहीं होगा, आप 100% अपने पुरुषार्थ के बल पर भी नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। आप में से कईयों को अनुभव हुआ होगा, हमें उत्तर याद होता है, कई बार हमने लिखा होता है, लेकिन जब एग्जाम में पेपर सामने आ जाए तभी अरे यार इसका जवाब मुझे पता है, याद नहीं आया, अरे इसका जवाब पता है यार, अरे अभी तो चिंटू के साथ मैंने बात डिस्कस किया, अरे यार पता है यार इसका जवाब। और जैसे ही एग्जाम खत्म होती है और आप क्लासरूम से बाहर निकले तभी याद आता है, ओह 5 मिनट पहले यदि याद आ जाता, वो लिख कर आता है, क्यों याद दिया? Who is blocking our memories? किसने उस समय
हमारी बुद्धिमत्ता पर पर्दा डाल दिया, वो उत्तर याद ही नहीं आता। और उसका विपरीत भी आपको अनुभव हुआ होगा कि आपने ऑप्शन में निकाल दिया है वो प्रश्न, ये नहीं पढ़ना, लेकिन आपने देखा कि 4 सवाल आए हैं, 4 में से 3 लिखने हैं, आपको 2 ही आते हैं, तीसरा आपने ऑप्शन में निकाला हुआ है, लेकिन अचानक से याद आ जाता है कि क्लास में टीचर ने ऐसा बताया था। अच्छा, बंदा उत्तर तो लिख सकता है थोड़ा बहुत, और आपने लिखने का आरंभ किया, सब कुछ याद आने लगता है और पूरा उत्तर बहुत अच्छे से लिखा गया। ऐसा भी अनुभव हुआ होगा। वहां पर किसने मेमोरी ब्लॉक की, यहां पर किसने मेमोरी सजग की, जैसी करनी वैसी करनी। भगवान कर्म फल प्रदाता है, वो सारी प्रेरणा देते हैं। तो फोकस हमें कहाँ करना है? अब देखिए, इनमें से कौन सा कर्म हमारे हाथ में है और कौन सा कर्म हमारे हाथ में नहीं है। कौन सा कर्म हमारे हाथ में है? ओनली क्रियमान। What you are doing today is important. Forget everything else. तो हमें फोकस करना है what we do, where we utilize our time. That should be our main focus. और मैं बहुत ही दुख से कह रहा हूँ, in your generation, time is being wasted like nothing. इतना समय गवाया जा रहा है जैसे समय की कोई कीमत ही नहीं। घंटों के घंटों मोबाइल फोन, इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक, ये यूट्यूब वीडियोस, घंटों के घंटों, पता ही नहीं टाइम की वैल्यू क्या है, पता ही नहीं जीवन संवारना या जीवन को बर्बाद करना। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूटिलाइज योर टाइम। और टाइम तो बस हम जैसे नहीं, ठीक है चलो टाइम तो सभी के पास नहीं। व्हाट इज आवर लाइफ? इफ यू डिफाइन लाइफ इन अ वेरी फिजिकल वे, व्हाट इज लाइफ? जो समय हमें इस धरती पर भगवान ने दिया है, दैट इज लाइफ। लाइफ इज टाइम, नथिंग बट टाइम। किसी को 50, किसी को 60, किसी को 70 साल, बस ये जीवन है। जितना समय हमने बिगाड़ा उतना जीवन बिगाड़ा, जितना समय संवारा उतना जीवन संवारा। तो यूटिलाइज योर टाइम वेरी वाइजली, ये भी साथ में एक मैसेज है। अब आगे जाते हैं। इन सारा सिनारियो का एक ही सार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म में ही आपका अधिकार है। कर्म अच्छे से अच्छा करो, फल भगवान देंगे। और वे जब फल देते हैं तब हमारे सारे पूर्व कर्मों को साथ में लेकर के फल देते हैं, इसलिए फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे क्रियमाण में बात की, क्रियमाण के कुछ प्रकार मैं आपको बताऊंगा। 8 तरीके से हम क्रियमाण को सही कर सकते हैं, 8 तरीके से। और यदि क्रियमाण अच्छा किया, वर्तमान समय में हमारी क्रियाएं अच्छी रही, तो हम नसीब को भी बदल सकते हैं। नसीब कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। क्रियमाण कौन कौन से 8 है? तो ये तो प्रारब्ध है ऊपर, जो हमारा पूर्व कर्म है, इसको साइड में कर देते हैं, वहां पर हमारा कुछ नहीं चलेगा। लेकिन 8 वस्तु पर हमारा अधिकार है। पहला है देश, हम कहां पर रहते हैं, दैट मेक्स अ वेरी बिग चेंज। हम किस प्रदेश में रहते हैं, हम किस स्थान पर, स्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिला, इट विल चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। आपको जिस स्कूल में एडमिशन मिला था, आपको तो पता भी नहीं था, लेकिन उस स्थान का कितना डिफरेंस पड़ता है। जिस स्कूल में आपका दाखिला हुआ, आपके पिताजी ने करवा दिया, और आप ऐसे ही हाथ हिलाते हिलाते स्कूल में पहुंच गए थे पहले दिन, लेकिन आपके व्यक्तित्व के ऊपर उस स्थान का कितना बड़ा प्रभाव है। जैसे स्कूल मिली वैसे मित्र मिले, जैसे मित्र मिले ऐसे हमारे संस्कार डेवलप हुए, ऐसे एक्टिविटीज हुई, हमारे जीवन पर स्कूल का कितना बड़ा प्रभाव है। देश, कहां पर रहते हैं उसका प्रभाव है। दूसरा काल, काल वैसे हमारे हाथ में नहीं है। जैसे अभी अकाल पड़ा यहाँ पर, तो सभी को परेशान होना पड़ेगा। तो अच्छी बात है कि जहां पर अकाल हो वहां से दूर चले जाए, काल का भी असर है। तीसरा है क्रिया, वर्तमान समय में हम क्या करते हैं, योर एक्टिविटी, योर चॉइसेस, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। चौथा है संग, द कंपनी यू कीप, आप किसके साथ रहते हैं, आप किसका संग करते हैं, इसके ऊपर काम करना चाहिए। पांचवा है शास्त्र, आप क्या पढ़ते हैं। छठा है मंत्र, आप कौन सा मंत्र जपते हैं, ये आध्यात्मिक चीज है। सातवां है दीक्षा, दीक्षा का अर्थ होता है संकल्प, हम कैसे संकल्प करते हैं।
और 8वां है ध्यान। ध्यान का अर्थ होता है लक्ष्य। हमारा ध्येय क्या है, हमारा ध्यान क्या है, हमने क्या गोल सेट किए हैं जीवन में। ये इतनी चीजें हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे जीवन को प्रभावित करेगी। इसमें से कुछ चीजों पर मैं बात करना चाहूंगा। क्रिया, क्रिया, मोबाइल फोन बहुत बड़ी समस्या है। दिमाग के साथ खिलवाड़ होता है, जीवन के साथ खिलवाड़ होता है, बुरी आदतें लगती हैं, माँ बाप परेशान होते हैं और आपको पता नहीं व्हाट इज हैपनिंग टू यू। क्योंकि ये जो एप्स डिजाइन कर रहे हैं ना लोग, ये हमारे चाचे भतीजे नहीं है कि हमारे हित के लिए कर रहे हैं। यूट्यूब फ्री में दे रहे हैं, इंस्टा फ्री में दे रहे हैं, फेसबुक फ्री में दे रहे हैं, व्हाट्सएप फ्री में दे रहे हैं। कहाँ है? सदाबत खोल के रखा है। उनको तो पैसे कमाने हैं ना। कैसे कमाते हैं पैसे? एडवर्टाइजमेंट से। तो एडवर्टाइजमेंट हम ज्यादा कब देखेंगे? जब उसी ऐप में लगे रहे। तो उन्होंने पूरा मनोविज्ञान का स्टडी करके परसुएसिव टेक्निक्स का उपयोग किया है। व्हाट इज परसुएसिव टेक्निक? लेट मी एक्सप्लेन। टेक्नोलॉजी बहुत सारी होती है। ये माइक भी एक टेक्नोलॉजी है, ये स्पीकर भी एक टेक्नोलॉजी है, ये लाइट्स भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन परसुएसिव नहीं है। ये माइक कूदता कूदता मेरे पास नहीं आएगा कि मेरे अंदर बोल लो, नहीं। लेकिन मोबाइल फोन परसुएसिव टेक्नोलॉजी है। जैसे ही किसी का मैसेज आया, टिंग, आओ खोल लो, देखो किसी का मैसेज आया। इसको परसुएशन कहते हैं। परसुएशन अर्थात वो आपके पीछे पड़ता है, आपको लुभाता है, और एक बार आप अंदर घुसे फिर पकड़े रहना, फिर छोड़ता नहीं है।